नमस्कार बच्चों। दूसरा जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं नेक्स्ट, इससे पहले हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित है और क्लास 8 में आप लोगों ने इसे पढ़ा है, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के साथ साथ काला कानून के रूप में भी जानते थे। और जहाँ पे बिना वकील, बिना अकील, बिना दलील का लोगों को कैप्चर करना यानी लोगों को डिटेन करने का पावर दिया गया था कि पुलिस किसी को भी डिटेन कर सकती है विदाउट एनी प्रियर नोटिफिकेशन। सो रॉलेट एक्ट एम्बोल्डेंड विथ दिस सक्सेस, यानी पीछे जो सत्याग्रह उन्होंने किया था उस सत्याग्रह के सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी 1919 में डिसाइड करते हैं कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया जाएगा अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट आया था, इसके अगेंस्ट एक पूरे भारत में नेशन वाइड सत्याग्रह चलाने का प्रपोजल महात्मा गांधी लेकर आए थे। एंड दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था, उसमें इंडियन मेंबर के यूनाइटेड अपोजिशन के बाद भी, यानी कि भारतीय मेंबर जितने भी थे सभी अपोज कर रहे थे इस एक्ट का, उसके बावजूद ये एक्ट पास हुआ था। एंड इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेसिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years। अब बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को कैद किया जा सकता था। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनको भी डिटेंड किया जा सकता था 2 सालों तक। तो ये लॉ जो था ये काफ़ी ऑप्रेसिव था और जिसके विरुद्ध गांधी जी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चले, और उसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल बुलाया था, 6 अप्रैल 1919 में। और ये हड़ताल, ये रैली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाने लगा वेरियस सिटीज़ में। वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज डाउन, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड। ऐसा अलार्म किया गया था, ऐसा लोगों को भयभीत किया गया था कि व्यापक पैमाने पे जो जन आंदोलन होगा, और लोग चिंतित थे कि जो कम्युनिकेशन का मीडियम है रेलवे टेलीग्राफ, उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, भंग किया जाएगा। एंड सो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट। और इसलिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से नेशनलिस्ट को क्लैंप डाउन किया जाए, उनके जो विद्रोह है उसको कुचला जाए। और इसको कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो लोकल लीडर को अमृतसर से उठा लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली इंटर करने से रोक दिया गया। On 10th April, the police in अमृतसर fired upon a peaceful procession। और 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जो जुलूस निकला हुआ था उसको भड़काने के लिए इन लोगों ने उस पर फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया। सो प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लूट मार होने लगा, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक होने लगा। और इसी चीज़ को बहाना बनाकर जनरल डायर जो था वो वहाँ मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद जनरल डायर के हाथों में पूरा कमांड आ गया। तो अब ये चूँकि जनरल डायर के हाथों में पूरा कमांड था, तो उस दौरान जो 3 व्यक्ति थे जिनको अमृतसर में डिटेंड किया गया था, नाम आता है उनका सैफुद्दीन किचलू, और एक और व्यक्ति हैं
तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल, इनको डिटेन कर लिया गया था अंडर द रॉलेट एक्ट। और इसी के कह सकते हैं कि विरोध में जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से लोग जमा हो रहे थे। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि वो जहाँ जमा हो रहे हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग भी जमा हो रहे हैं। कुछ लोग तो बैसाखी मनाने के लिए जमा हो रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो रहे थे, लेकिन सभी निहत्थे थे, सभी शांतिपूर्वक तरीके से जमा हो रहे थे इसका विरोध करने के लिए कि क्यों सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को डिटेन किया गया है। लेकिन जनरल डायर जो था वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी, जो कि बहुत सारे विलेजर्स थे, दे वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। एंड डायर जो था वो इन सारी चीज़ों को बड़ी कह सकते हैं कि सख्ती से देख रहा था। और जैसे ही लोग यहाँ जमा हुए, डायर जो होता है इंटर्ड करता है उस एरिया में, जालियांवाला बाग में जहाँ पे लोग जमा हो रहे थे। और चूँकि उसमें एक ही एग्ज़िट पॉइंट था तो उस एग्ज़िट पॉइंट को वो बंद कर देता है और जो भीड़ थी उस पर ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है। तो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ओपन फायर हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर, जैसा कि बाद में वो इस बात को कहता भी है जब उस पर चार्ज लगाया जाता है ब्रिटेन में, जब उसकी सुनवाई होती है तो वो कहता भी है कि ही वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑव। टेरर क्रिएट करना चाहता था सत्याग्रही के मन में। उसका कहना था कि एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था कि अंग्रेजों का क्या दम है, यानी अपनी वो कह सकता है कि खौफ क्रिएट करना चाहता था लोगों के मन में। ऐसा उसने लोगों को बताया, अपने सुनवाई के दौरान उसने बयान दिया था। ये काफ़ी खतरनाक स्थिति थी उस समय के लिए। अंग्रेज कहते हैं कि 300 लोग मारे गए थे, लेकिन उस समय की कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक कुआं था, उस वेल में लगभग 300 लोग मर गए थे गिरकर, क्योंकि भागने के लिए लोगों के पास जगह नहीं था तो लोग कुएं में कूद गए थे एक के ऊपर एक। सो एज ए रिजल्ट ऑफ 100 मेन एंड वीमेन चिल्ड्रेन वेयर किल्ड, मोर देन 1200 पीपल वाउंड, 1200 से ऊपर जो लोग थे वो घायल हुए थे। और इस तरीके से जो ये ब्रिटिश इंडो रिलेशन था यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लेता है, जिसमें जो गांधी जी का प्रथम झुकाव जो था अंग्रेजों के प्रति वो भी दूर होता है। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी के प्रति कहा जाता था कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में आए थे तो इनका कहना था कि आप अंग्रेज़ों के साथ रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारत के जो लोग हैं अभी उतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हैं या उतने ज़्यादा योग्य नहीं है कि अपना शासन खुद कर सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी का झुकाव अंग्रेज़ों के प्रति रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के कानून के प्रति रहता है, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत सारे दिन तक ब्रिटेन में रहे थे और ब्रिटेन में जो स्वतंत्रता लोगों को मिली हुई थी वो इस चीज़ को देख चुके थे। तो उन्हें लगता था कि अगर ब्रिटेन में वो इतनी स्वतंत्रता दे सकते हैं तो उन्हीं का कानून भारत में है, तो भारत के लोगों को भी इतनी स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता कितनी थी आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के एक व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटेन में जाकर चुनाव लड़ते हैं और ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीत जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी स्वतंत्रता थी अंग्रेज के देश में, यानी कि इंग्लैंड में, जो भारत का व्यक्ति भी वहाँ जाकर चुनाव लड़ सकता था और वहाँ चुनाव जीत भी सकता था। तो इस तरीके से वहाँ के सिस्टम को देखते हुए यहाँ के लोगों को लगता था कि शायद यहाँ के लोग भी जब अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है यहाँ शासन का कार्यभार भारतीयों को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा आगे आने वाले समय में देखने को नहीं मिलता है और अंग्रेज़ भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। और जालियांवाला बाग जो है की जो घटना है वो उनके लिए एक सबक के रूप में सामने आता है भारतीयों के लिए, और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इंडो ब्रिटिश रिलेशन का।
So while the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to the cities and town. जब तक ये रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था ये काफ़ी ज़्यादा अब वाइड स्प्रेड नहीं था, ये लिमिटेड था, कुछ ही जगहों पे कुछ ही टाउन्स में ये चल रहा था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट द नीड टू बी लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया। तो महात्मा गांधी को एहसास हुआ कि और भी ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट भारत में चलाना चाहिए। सो बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। अब उनको ऐसा लगा कि बिना ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाए हो नहीं सकता, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है। जबकि 1906 में ही मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो चुका था और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था पैक्ट के बावजूद। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इश्यू। तो 1919 में ही एक वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान चल रहा था। ऑटोमन टर्की चूँकि हार चुका था तो टर्की का जो खलीफा होता था तो खलीफा के पद को ख़त्म करने की तैयारी चल रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसी ब्रिटिशर्स के कार्य के ऑटोमन टर्की के हारने के बाद खलीफा को जो हटाने का काम था, जो कि एक इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, तो इसके विरुद्ध में वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे वो यूनाइट हो रहे थे। और भारत में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खलीफा के पॉइंट को लेकर एक मूवमेंट चला जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। और यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी जो कि बॉम्बे में 1919 में जनरेट होता है, जिसको एक यंग जनरेशन का मुस्लिम लीड करता है जिसका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली शौकत अली जो हैं शुरुआती दिनों महात्मा गांधी से डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग यूनाइट हो सकते हैं और खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस इनका साथ दे सकता है। तो गांधी जी को लगता है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि खिलाफत मूवमेंट में अगर कांग्रेस साथ देती है तो हो सकता है कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये आगे आने वाले समय में कांग्रेस का साथ देंगे नेशनल मूवमेंट में। सो एट द सेशन ऑफ कलकत्ता कांग्रेस इन सितंबर 1920 में जो कलकत्ता का कांग्रेस सेशन होता है, उस कांग्रेस सेशन में गांधी जी बिकेम सक्सेसफुल टू कन्विंस द लीडर ऑफ कांग्रेस टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो लोगों को ये समझाने में ये सफल हो जाते हैं कि स्वराज के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी हम लोगों को एक मूवमेंट चलाना चाहिए जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे और आगे आने वाले समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था क्या था, इसके बारे में समझना हम लोगों को जरूरी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो हम एक बुक देखते हैं 1909 में, काफ़ी फेमस ये बुक हुआ था हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान। तो वो महात्मा गांधी अपने हिंद स्वराज बुक में ये डिक्लेयर करते हैं कि द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश विथ इंडियंस। भारत में जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किया गया है उसका एक बड़ा कारण है इंडियंस, एंड ब्रिटिश हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और भारत में ब्रिटिश जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि वो सस्टेन कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। सो इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो ये जो थ्योरी आया कि यदि इंडियंस कोऑपरेट करना खत छोड़ दें, इंडियन अंग्रेज़ों का साथ ना दें, तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अपने आप कुछ दिनों में कोलैप्स कर जाएंगे और ब्रिटिश पावर जो है वो अपने आप यहाँ ख़त्म हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। सो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन
बिकम अ मूवमेंट। अब गांधी जी ने कैसे एक नॉन कॉपरेशन को एक मूवमेंट बना दिया, ये जो थ्योरी था इसको भारत में एक मूवमेंट के रूप में लेकर आए। सो गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन अ स्टेज। प्रपोजल था कि जो हम मूवमेंट होगा वो एक स्टेज में होगा, यानी स्टेप वाइज स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले द मूवमेंट जो है वो शुरुआत होगा सरेंडर ऑफ टाइटल से, यानी कि जितने भी ऑनरेरी ऑफिसेस हैं, रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड ऑफिसेस, जितने भी लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो नॉमिनेट करेंगे। गवर्नमेंट यानी शुरुआत हुआ गवर्नमेंट के द्वारा जो अवार्ड मिला है, जो टाइटल्स मिला है उसको वो लौटाएंगे। फिर उसके बाद सिविल सर्विस का बायकॉट करेंगे, आर्मी का बायकॉट करेंगे, पुलिस को बायकॉट करेंगे, कोर्ट को छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का त्याग करेंगे और अंततः स्कूल्स का भी त्याग किया जाएगा और फॉरेन गुड्स को भी यूज़ करना छोड़ दिया जाएगा। यहीं से देखिए स्वदेशी मूवमेंट का जो आप देखते हैं बंगाल विभाजन के दौरान जो बातें होती है वो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है फिर से एक बार। देन इन केस द मूवमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और जब इस तरीके का मूवमेंट जब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और तब जाके हम लोगों को एक सिविल पूरे तरीके से पूर्ण रूप से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करना होगा। तो थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट एंड मेनी 1920 तक महात्मा गांधी शौकत अली के साथ मिलकर पूरे भारत में कई जगह भ्रमण करते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं, एकत्रित करते हैं और मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं, लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं। सो मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। तो जो खिलाफत के साथ इनका चलने का प्रपोजल था उसको काफ़ी कीन दृष्टि से देख रहे थे एंड दे वेयर रिलेक्टेंट। तो बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी गौर से इन सब चीज़ों को देख रहे थे एंड दे वेयर रिलेक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। 1920 में जो काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था उस काउंसिल के इलेक्शन को बाइकॉट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो कुछ डरे हुए थे। दे वेयर फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, बहुत ज़्यादा इसमें हो सकती है हिंसा हो जाए। सो इन द मंथ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस के अंदर ही सितंबर से दिसंबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा खींचतान देखने को मिलता है। एंड फॉर ए वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो सपोर्टर्स और मूवमेंट के अपोनेंट यानी कि विरोधी का कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट नहीं देखने को मिलता है। एंड फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। 1920 के दिसंबर में नागपुर में एक सेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का और वहाँ कंप्रोमाइज़ होता है। दैट अ कंप्रोमाइज़ वाज वर्कड आउट एंड अ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। तो दिसंबर 1920 में इस प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो अभी आपने देखा था कि कांग्रेस का एक सितंबर में भी कलकत्ता का सेशन हुआ था 1920 में और फिर दिसंबर में भी नागपुर में एक सेशन होता है। तो कलकत्ता के सेशन में जो हुआ था सितंबर में, वहाँ आपको खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की प्रपोजल लाई गई थी और नागपुर में जो 1920 में दिसंबर में जो हो रहा है सेशन कांग्रेस का, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट करने की बात प्रपोजल लाई जाती है और एडॉप्ट किया जाता है और इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की मंजूरी मिल जाती है। और आने वाले समय में देखेंगे 1921 में ये मूवमेंट जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आगे का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोगों को ये भी समझने वाली बात है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ये काफ़ी सपोर्ट इसको पूरे भारत में मिला। कुछ एजुकेशनल बाइकॉट हुआ जहाँ पे स्पेशली कह सकते हैं कि बंगाल में और पंजाब में जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने इसको लीड किया। फ्रॉम द एजुकेशनल बाइकॉट देयर वाज बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड
मेजर लॉयर, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट का भी त्याग किया, जिसमें नाम आता है मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली। ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो जो उस समय काफ़ी पॉपुलर थे और अपना वकील का काम कर रहे थे। उसके बावजूद, पॉपुलर होने के बावजूद भी इन लोगों ने कोर्ट का त्याग किया। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आगे इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस फिर इसमें से आप करेंगे। एक क्वेश्चन आपका आएगा कि जालियांवाला बाग क्या था और जालियांवाला बाग घटना क्यों हुई, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ जालियांवाला बाग, एक्सप्लेन। एंड सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या था। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए, तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंसिक्वेंसेस क्या था, कैसे इसको चलाने की बात की गई थी। तो धन्यवाद। इस तरीके से इस चैप्टर का एक सब यूनिट हमने कंप्लीट किया है। फिर दूसरे सब यूनिट दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे।